दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग वीएचएफ से रिलेटेड बातें करने वाले कि जो वीएचएफ इक्विपमेंट है वो कैसे काम करता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है और हम लोगों को क्या डेली टेस्ट करना होता है वीएचएफ में, और जीएमडीएसएस के एग्ज़ाम में वीएचएफ डीएससी से रिलेटेड क्या क्या हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये नॉर्मली एक जहाज़ पे एक वीएचएफ फिटेड होता है। अभी ये देखो, वीएचएफ हमेशा क्या करता है, चैनल 16 यहाँ पे जो 16 दिख रहा है वो चैनल 16 पे हमेशा वॉच होता है, और 16 के नीचे में जो लिखा हुआ है 70, तो 70 क्या है, इसका डीएससी चैनल है। चैनल 70 होता है वो वीएचएफ का डीएससी है। उस पर क्या होता है, या तो डिस्ट्रेस अलर्ट हम लोग रिसीव करते हैं या वीएचएफ चैनल 70 पे डीएससी का अलर्ट हम लोग सेंड करते हैं। अलर्ट क्या है कि जो भी डिस्ट्रेस हो, अर्जेंसी हो या सेफ्टी हो, वो तीनों में से कोई भी, या रूटीन मैसेज, रूटीन अलर्ट भी हम लोग भेज सकते हैं। तो वो चैनल 70 से होके जाता है। अब ये हो गया इसका नॉर्मल कि जो वीएचएफ है, नॉर्मली जहाज़ पे दो वीएचएफ होते हैं। ये देखो, ये हमारा वीएचएफ नंबर 1 है, वो वीएचएफ नंबर 2 था। तो दोनों ही वीएचएफ जो है चैनल 16 पे हमेशा वॉच करते हैं और डीएससी चैनल 70 पे वॉच करते हैं। अब हम लोग इसके थ्योरी में आते हैं कि आखिर जो वीएचएफ है उसको बोलते क्या है। तो वीएचएफ एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। वीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और ऐसा माना जाता है कि जो वीएचएफ है, यानी कि जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, वो ट्रेवल करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो उसका जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर है। और वीएचएफ जो है इज अ पार्ट ऑफ द रेडियो वेव्स। तो हम लोग कई बार, हम लोग कहीं पे भी सुनते भी होंगे कि वीएचएफ रेडियो वेव्स बोलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं बोलते सिर्फ वीएचएफ, तो वीएचएफ रेडियो वेव्स, यानी कि वीएचएफ क्या है, पार्ट है रेडियो वेव्स का। और रेडियो वेव्स क्या होते हैं, रेडियो वेव्स जो हैं वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो अब ये देखो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे नीचे कौन सा आता है, रेडियो वेव्स आता है। उससे ऊपर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो भी, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसमें से एक वेव कौन सा है, रेडियो वेव्स है। और जो वीएचएफ जो है वो पार्ट है रेडियो वेव्स का। इसमें बोला है कि जो रेडियो वेव्स है वो उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है सबसे कम है। रेडियो वेव्स लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो वही लिखा है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और लॉन्जेस्ट वेवलेंथ, यानी कि रेडियो वेव्स जो हैं एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अप टू एक्सरे और गामा रेस, उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स का और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स का। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है सो वो बढ़ते चला जा रहा है, और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होते जाता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे देखो, जो रेडियो वेव्स, अब सपोज हमसे कोई पूछता है कि वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। किसी भी वेव्स में किसी भी वेव्स में जो दो क्रेस्ट है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का वो क्रेस्ट है, ओके। तो वहाँ दो क्रेस्ट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ क्रेस्ट पास ए गिवन पॉइंट विद इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक सपोज करो कि एक कोई पॉइंट है और वहाँ से 1 सेकेंड में इस वेव का जो क्रेस्ट है वो कितने टाइम वहाँ से पास हो जाता है, उसे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब बोलता है कि ऐड एनर्जी टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को अगर हमें बढ़ाना है तो उसको में हमें एनर्जी ऐड करना होता है, वो बाद में देखते हैं। अब देखो, इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे हम रेडियो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम में
ये देखो ऊपर में हमने वेवलेंथ दिखा है और नीचे में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने किसको रखा है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर एच एफ जिसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके बाद है वी एच एफ जिसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फिर है यू एच एफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और वैसे करके एस एच एफ और ई एच एफ है। तो ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज लिखे हुए हैं ये सारे के सारे रेडियो स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इसका रेंज क्या है, 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक इसका वेवलेंथ का रेंज है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज। वैसे भी अगर हम एम एफ की बात करते हैं जो कि यहाँ पे है, अभी देखो कि अगर मैं हमने एम एफ की बात करें, जो एम एफ का फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कितना है एम एफ का, 1 किलोमीटर से 100 मीटर तक। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक। बट ये हम सबका बात नहीं करेंगे, सिर्फ अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीएचएफ से रिलेटेड। तो अभी हम लोग वीएचएफ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जो वीएचएफ है उसका रेंज इसने कितना बोला है, वीएचएफ का जो वेवलेंथ है वो 10 मीटर से लेके 1 मीटर तक होता है। और वीएचएफ का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। तो बस हमें इतना याद रखना है कि जो वीएचएफ का रेंज है वो 30 मेगाहर्ट्ज से, वीएचएफ का क्या रेंज है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज है, वो उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज है। और वेवलेंथ कितना है, 10 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता भी है। अब यहाँ पे देखो जो वीएचएफ है वो एक शॉर्ट रेंज, क्या है, शॉर्ट रेंज टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो अगर हम लोगों से पूछेगा कि वीएचएफ क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वीएचएफ जो है एक इक्विपमेंट्स है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ऑन बोर्ड, जो कि यूज़ होता है किसके लिए, शॉर्ट रेंज टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा नहीं कि ये सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सिस्टम है, नहीं, ये टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है। तो शॉर्ट रेंज करने का मतलब हुआ कि कम दूरी के लिए, सपोज करो 50 माइल्स 60 माइल्स ऐसे करके इसका रेंज होता है। अगर पूछा जाता है कि ये हमें वीएचएफ चाहिए क्यों ऑन बोर्ड, तो हमें बोलना होगा कि सोलास, क्या, सोलास, सोलास को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो सोलास का जो चैप्टर 4 है जो कि रेडियो कम्युनिकेशंस है, तो सोलास का चैप्टर 4 रेडियो कम्युनिकेशन वो किस पे एप्लीकेबल है, हर एक जहाज़ जिसका ग्रोस टनेज 300 या 300 से ज़्यादा है। बट कार्गो शिप्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कार्गो शिप पे काम करते हैं। तो चैप्टर 4 में एक रेगुलेशन नंबर 7 है। रेगुलेशन 7 क्या बोलता है, रेडियो इक्विपमेंट्स जनरल। तो उसमें लिखा गया है कि एवरी शिप्स प्रोवाइडेड विद वीएचएफ कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी जहाज़ हो, यानी कि जिस पे चैप्टर 4 सोलास का कंप्लाई कर रहा है, तो उस जहाज़ पे वीएचएफ फिटेड होने चाहिए। और फिटेड ही नहीं, वो कैपेबल होने चाहिए, वो ट्रांसमिट भी करे और रिसीव भी करे। क्या, सबसे फर्स्ट है डीएससी अलर्ट। डीएससी अलर्ट किस पे रिसीव करेगा, चैनल 70 पे, और ट्रांसमिट भी करेगा किस पे, चैनल 70 पे। फिर उसके बाद क्या है, आरटी, रेडियो टेलीफोनी। तो आरटी किस पे रिसीव करेंगे वो लोग, 606 1316, ये तीनों आरटी फ्रीक्वेंसी बोला गया है। तो जो 156.3 है वो चैनल 6 का फ्रीक्वेंसी है। बट मेगा हर्ट्स में, ये देखो ये सारे मेगा हर्ट्स में क्यों आएंगे, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि जो वीएचएफ है उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज ही है, अभी ऊपर में ये बात किया था हम लोग कि 30 मेगा हर्ट्स से 300 मेगा हर्ट्स, यानी कि 30 मेगा हर्ट्स से 300 मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो ये जो 156 है वो उसके बीच में ही लाई करता है। और उससे भी एक मेन पॉइंट इसमें क्या है कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तो वीएचएफ का बैंड है वो पूरा, लेकिन जो मेरीटाइम बैंड है जो वीएचएफ के लिए हम लोग मेरीटाइम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 156 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही आता है। तो जितने भी वीएचएफ का चैनल्स है उन सबों का अगर फ्रिक्वेंसी जो है हमेशा 156 से लेकर के 174 के बीच में ही लाई करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो
कि जो आर्टिक है उसने फ्रीक्वेंसी बोला है, तो जैसे DSC अलर्ट का फ्रीक्वेंसी देखो 156.525 मेगाहर्ट्ज़ चैनल 70 का है, वो 156 से लेके 174 के बीच में ही लाई करेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, RT का है 156.300 मेगाहर्ट्ज़, उसका है चैनल 6 का। उसके बाद कौन सा आता है, चैनल 13 156.650, फिर है चैनल 16 156.800 मेगाहर्ट्ज़। तो ये जो 4 फ्रीक्वेंसी है और 4 जो चैनल है, इन्हें हम लोगों को बाई हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में ये हम लोग पूछ लेते हैं वो लोग GMDSS के एग्ज़ाम में। जो DSC का टेस्ट लेने आते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टेस्ट लेते हैं, वो भी ये चैनल्स का फ्रीक्वेंसी वो लोग पूछते हैं कि बताओ कि चैनल 16 का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले कैसे याद रखना है कि 156 से लेकर के 174 के बीच में लाई करेगा, और इन तो ये 156.800 मेगाहर्ट्ज़ किसका है, चैनल 16 का। और थर्ड पॉइंट उसमें क्या लिखा है कि कंटिन्यूअस DSC वॉच ऑन VHF चैनल 7। तो वो जो भी इक्विपमेंट VHF फिटेड है वो कंटिन्यूअस वॉच करना चाहिए चैनल 70 पे। चैनल 70 क्या है, DSC अलर्ट का चैनल्स है VHF में। अब उसी चैप्टर 4 में 16 का जो चैप्टर 4 है उसमें रेगुलेशन नंबर 8 जो होता है सी एरिया A1, तो उसके लिए भी बोला गया है कि जो भी जहाज सी एरिया A1 में काम करते हैं उनमें VHF जो हो वो फिटेड होना चाहिए। तो VHF हर एक जहाज जो रेगुलेशन 8 यानी कि सी एरिया A1 पे काम कर रहे हैं तो उस पर VHF होने ही चाहिए। सेकेंड क्या बोलता है, सी एरिया A2 वो है रेगुलेशन नंबर 9, उसमें भी VHF फिटेड होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 10 सी एरिया A3 उसमें भी VHF फिटेड होने चाहिए। रेगुलेशन नंबर 11 A4 A1 A2 A3 A4 क्या है, वो सी एरियाज है। वो बोलता है कि इन चारों सी एरियाज में रेगुलेशन 8 9 10 11 में VHF जो है वो फिटेड होने ही चाहिए, और वो सारे VHF कैपेबल होने चाहिए DSC अलर्ट भेजने में चैनल 70 पे। और उसके बाद 2 और पॉइंट लिखा था उन्होंने कि रेडियो टेलीफोनी यानी कि RT चैनल 6 13 16 पे भी काम करना चाहिए, DSC अलर्ट भेजे और कंटिन्यूस DSC वॉच रखे चैनल 70 का। अभी हम लोग बात करते हैं कि सी एरिया A1 है क्या। तो सी एरिया A1 बोलता है कि आपको एज्यूम करना है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उसके बीच में एक सेंटर है। जो सर्कल का सेंटर है वो कोस्ट स्टेशन है, जो यहाँ पे दिखा है। सर्कल का सेंटर मान लो कि कोस्ट स्टेशन है, और जो उसका रेडियस है वो रेडियस जो है वो नॉटिकल माइल में है। और वो रेडियस कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है 2.5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कैपिटल H क्या है, वो है कोस्ट स्टेशन का एंटीना का हाइट, और जो स्मॉल h है वो किसका है, जहाज़ का एंटीना का हाइट, जो कि नॉर्मली 4 मीटर कैलकुलेशन के लिए मेज़र किया गया है। तो उसी को बोलते हैं, ये जो रेंज आया, ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया उसको हम लोग सी एरिया A1 के नाम से जानते हैं। सी एरिया A1 क्या हुआ कि एरियाज विद इन अ रेडियस ऑफ ए नॉटिकल माइल, जहाँ पे ए क्या है इक्वल टू 2.5 ब्रैकेट में अंडर रूट H प्लस स्मॉल h अंडर रूट ऑफ स्मॉल h। और ये जो भी ए नॉटिकल्स माइल है, मे बी वो 30 हो 40 हो 50 नॉटिकल्स माइल हो, तो उस केस में उस रेंज में जितने भी सी एरियाज कवर होंगे जिसका सेंटर कोस्ट स्टेशन का रेडियो होगा उसको सी एरिया A1 के नाम से जानते हैं, जिस पे कंटिन्यूअस DSC अलर्ट अवेलेबल होना चाहिए और एक RT फ्रीक्वेंसी पे भी वॉच होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जहाज़ इस सी एरिया A1 में है तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप DSC अलर्ट भी रिसीव कर सकते हो। उसके बाद इस पे एक रेडियो टेलीफोनिक कवरेज भी होना चाहिए किसी एक कोस्ट स्टेशन का। क्यों कवरेज क्यों होना चाहिए एक कोस्ट स्टेशन का, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में ही बोला है कि अगर वो सी एरिया A1 में आप लोग हैं तो उसका सेंटर पे कोस्ट स्टेशन है। अगर वो सी एरिया A1 कोस्ट स्टेशन ही ऑपरेट कर रहा है सेंटर में, तो उसका जो VHF का रेंज है वो VHF के रेंज के अंदर में सपोज करो यहाँ पे अपना जहाज़ है, एक जहाज़ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ, तो अगर वो इस
सी एरिया A1 में आ रहे हैं तो उन जहाज़ों पे कोस्ट स्टेशन का कंटिन्यूस DSC अलर्ट अवेलेबल होना चाहिए और RT फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो टेलीफोनिक कवरेज में भी होना चाहिए। तो वो होता है अपना सी एरिया A1। अब आगे बोलते हैं कि जो VHF रेडियो वेव्स है वो ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अभी बोले थे हम लोग कि VHF क्या है, एक रेडियो वेव्स है और रेडियो वेव्स क्या है, पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो VHF रेडियो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, बट इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक है, किसका, VHF बैंड का। लेकिन जो हम लोगों को दिया गया है मेरीटाइम बैंड के लिए वो सिर्फ कितना दिया है, 156 से लेकर के 174। अब इसमें जो VHF का रेंज है वो डिटरमाइन करते हैं बाय हाइट ऑफ एंटीना एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू सिग्नल पाथ एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो जो VHF है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, उसका रेंज डिपेंड करता है कि आपके एंटीना का हाइट क्या है, जहाज़ पे जो फिटेड एंटीना है उसका हाइट कितना है। अगर थोड़ा कम है तो रेंज कम होगा, जैसे एंटीना का हाइट बढ़ाते हैं तो उसका रेंज भी बढ़ते चला जाता है। और कर्वेचर ऑफ अर्थ पे, बट एक नॉर्मल मेजर किया गया है कि जो 60 नॉटिकल्स माइल है वो VHF का रेंज होता है, किसके लिए, कोस्ट स्टेशन के लिए। बट अगर हम लोग शिप पे हैं तो VHF का रेंज होता है वो अराउंड 30 नॉटिकल्स माइल मेजर किया जाता है। और इसका जो VHF है दो पावर पे काम करते हैं, एक 25 वाट होता है और एक 1 वाट होता है। तो ये जो सबसे शुरू में हमने दिखाया था, ये देखो VHF पे यहाँ पे जो 25 वाट है, तो जो 25 वाट है इस बटन को प्रेस करोगे तो ये अभी अभी नॉर्मली ना 25 वाट पे ये काम कर रहा है। लेकिन जब हम लोग पोर्ट पे आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको 1 वाट पे हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि इसका जो ट्रांसमिशन पावर्स है वो कम जाए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, टू बी केप्ट एट लो वाट्स इन पोर्ट्स। जब हम लोग पोर्ट में आ जाते हैं तो सिर्फ 1 वाट पे हम लोग इसे रख देते हैं। अब हम लोगों को VHF पर थोड़ा आइडिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, ठीक है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन बोलने से पहले ये सोचना है कि प्रोपगेशन है क्या। तो जो प्रोपगेशन है इज द पाथ और द मीडियम यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन एंटीना टू अनदर एंटीना, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यानी कि जो VHF है, तो वो जिस पाथ को या जिस मीडियम को फॉलो करता है, जब उसको हम लोग एक एंटीना से दूसरे एंटीना ट्रांसमिट करते हैं तो उस पाथ को प्रोपगेशन के नाम से बोला जाता है। अब VHF जो है यूजेस लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ बिटवीन द टू रेडियोस। जो VHF है वो क्या बोलता है, एक लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ कि सीधा एक एंटीना से वो दूसरे एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब देखो पहले के ज़माने में क्या होते थे कि घरों पे, जैसे अभी भी जिन घरों पे टेलीफोन होता है उसमें एक वायर केबल लगा होता है, ठीक है। वो घरों से पोल खंभों पे जाता है, फिर वहाँ से जाता है वो रेडियो ऑपरेटर के यहाँ, और वो पूरे सिटी में या हर जगह पे क्या है वहाँ पे केबल ऐसे बिछे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को केबल की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो पॉसिबल है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। और जो VHF क्या है वो भी एक रेडियो वेव्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इसलिए जो VHF का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन। हम लोग किसके लिए VHF का यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। अब देखो कि इसका काम कैसे करता है। अब सपोज करो कि एक एंटीना है, यहाँ पे एक एंटीना है जिसको TX से बोले यानी कि ट्रांसमिटिंग एंटीना है, और एक एंटीना है RX जो है रिसीविंग एंटीना। और ये जो ऐसे दिखाया गया है ये है कर्वेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे है। यहाँ से जब भी एक एंटीना से हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो वो सीधा दूसरे एंटीना को, ये जो पाथ बोलते हैं या मीडियम जो वो फॉलो कर रहा है VHF, उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन बोलते हैं। एक एंटीना से वो क्या जाएगा दूसरे एंटीना तक। अब VHF जो है क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर सपोज करो अब कोई कोई एंटीना यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई जहाज़ यहाँ पे था जिसका एंटीना का हाइट ये है, तो क्या इसको ये सिग्नल VHF का मिल सकता है जो यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया, वो नहीं मिल सकता। क्यों,
कि VHF इतना हाई फ्रीक्वेंसी है कि वो सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो उस केस में यहाँ का जो ऑब्जर्वर्स है या ये इस जहाज़ पे जो है वो सबके लिए रेंज सेम नहीं है। जो यहाँ से एंटीना जो ट्रांसमिट कर रहा है शायद उसका 30 नॉटिकल माइल के बीच में, यहाँ इतना का डिस्टेंस 30 नॉटिकल माइल है, तो बस वहाँ तक ही वो रेंज हो पाएगा। बट हाँ, अगर सपोज करो इसका एंटीना का हाइट ऐसे होगा कहीं पे, तो उस केस में ये VHF का जो भी है सिग्नल जो है उस जहाज़ को हम लोगों को मिल पाएगा, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। तो ये हो गया VHF लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यूज़ करता है। अब ये दिखाने के लिए कि देखो ये जहाज़ पे क्या होते हैं, जो VHF होते हैं उसके एंटीनास लगे हुए होते हैं, जो कि नॉर्मली मंकी आइलैंड पे होता है। अब दो इस जहाज़ पे दो VHF फिटेड है, इसलिए दोनों VHF के लिए दो एंटीनास है, दोनों के लिए अलग अलग एंटीनास होते हैं। तो जो इसका जो एंटीनास है इसका लेंथ सपोज करो कि 1 या 1.5 मीटर है VHF का, लेकिन जब हम लोग MF पढ़ेंगे तो दिखाएंगे कि MF का एंटीना ना VHF से काफ़ी बड़ा होता है। अब यहाँ पे आते हैं कि जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है इसका यूज़ क्या है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और VHF जो है उसका फ्रीक्वेंसी का बैंड कितना है, 300 से 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। जो मेरी टाइम बैंड का है वो कितना है, 156 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज। तो अभी हम लोग बात कर लिए कि जो VHF है एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लोगों को अब पता चल गया। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ कि जो एंटीनास होते हैं VHF के वो छोटे होते हैं देन HF। क्यों? अगर हम लोगों से पूछा कि जो VHF का एंटीना जो है, जो हाई फ्रीक्वेंसी के एंटीनास है उससे छोटा क्यों होता है, तो जो एंटीना का हाइट है ना उसका फॉर्मूला होता है λ/4। और लेमडा क्या होता है, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो अब बताओ कि जो VHF है तो VHF का वेवलेंथ ज़्यादा होगा या HF का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो जो VHF क्या है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो सपोज करो कि उसका वेवलेंथ है 10 मीटर। एक रफ एग्जांपल लेते हैं, तो VHF का वेवलेंथ है 10 मीटर। तो जो HF फ्रीक्वेंसी है, HF क्या है हाई फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी HF का क्या हुआ VHF से कम हो गया, तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सपोज करो कि इसका वेवलेंथ है 100 मीटर। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पे वेवलेंथ का एंटीना के हाइट इक्वल टू λ/4 रखते हैं, तो जब आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आता है कितना हुआ, 2.5 मीटर्स। तो VHF के लिए 2.5 मीटर्स का हमें क्या चाहिए, एंटीना चाहिए। लेकिन वही HF के लिए जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं जिसका हमने वेवलेंथ लिया 100 मीटर, ठीक है, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो अराउंड आएगा 25 मीटर। इसलिए बोला जाता है कि जो HF का एंटीनास है उसका हाइट ज़्यादा होता है VHF के एंटीना से। और अभी हमने ये भी बात किया था कि मोड ऑफ प्रोपगेशन क्या है VHF का, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करता है, बिकम वीकस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। अब हम लोग बात करते हैं VHF का जो सोलास में रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। जब भी आप किसी भी जहाज़ पे जाएंगे तो उस पर आपको दो VHF मिलेगा। एक तो जिसको हम लोग फिक्स माउंटेड VHF रेडियोस बोलते हैं, जो कि फिटेड होता है, अभी जो ऊपर में हमने दिखाया था 2 VHF था। और एक होता है हैंड हेल्ड VHF रेडियो, जिसको हम लोग पोर्टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मली हमारे जहाज़ पे दो ही VHF हैं, एक तो होता है पोर्टेबल्स जिसको हम लोग हाथ में लेके कैरी कर सकते हैं, और दूसरा होता है फिक्स। तभी हम लोग सबसे पहले फिक्स वाले का बात कर देते हैं। तो उसका रिक्वायरमेंट कहाँ लिखा हुआ है, वो सोलास का चैप्टर 4 जो कि है रेडियो कम्युनिकेशंस, उसका रेगुलेशन 7 यानी कि रेडियो इक्विपमेंट्स। उसमें उन्होंने लिखा है क्या कि जो भी VHF रेडियो है वो क्या करने चाहिए, DSC अलर्ट 7 चैनल 70 पे, RT 6 13 एंड 16 पे, और DSC वॉच मेंटेन करने चाहिए। तो जो फिक्स है वो उसमें लिखा गया है सोलास के चैप्टर 4 रेगुलेशन 7 में। बट जो पोर्टेबल्स VHF है उसका रिक्वायरमेंट्स हमें कहाँ मिलेगा, सोलास का जो चैप्टर 3 है, सोलास का चैप्टर 3 क्या बोलता है, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस एंड अरेंजमेंट। तो सोलास के चैप्टर 3 में लाइफ सेविंग अप्लायंसेस एंड अरेंजमेंट में जो रेगुलेशन नंबर 6 है कम्युनिकेशंस, तो रेगुलेशन 6 में लिखा गया है
पोर्टेबल वीएचएफ रेडियो का रिक्वायरमेंट कि अगर कोई भी कार्गो शिप्स अगर वो 500 ग्रॉस टनेज या उससे ज़्यादा का है तो उसके पास कितने होने चाहिए, 3 पोर्टेबल्स रेडियो होने चाहिए। बट अगर वही कार्गो शिप्स 300 ग्रॉस टनेज या उससे ज़्यादा हो और 500 ग्रॉस टनेज से कम हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही वीएचएफ होने चाहिए। पोर्टेबल की बात कर रहा हूँ तो 2 पोर्टेबल वीएचएफ होने चाहिए। अब ये देखो, जो जहाज़ पे अपना होता है कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट्स, ठीक ना, वो क्यों मिलता है हमें कि जो भी जहाज़ सोलास के चैप्टर 4 को कंप्लाई करते हैं तो उन्हें कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट मिलता है। सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी GMDSS इक्विपमेंट्स है वो सारे जहाज़ पे फिटेड है। और उसमें ही एक है फॉर्म आर के नाम से बोलते हैं। आर इज़ फॉर रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट फॉर द कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट। तो अब इसमें सारे इक्विपमेंट्स लिस्टेड होंगे जो भी उस जहाज़ पे फिटेड है। अभी जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, VHF का ही बात कर रहे थे, तो देखो प्राइमरी सिस्टम क्या लिया है इसने, VHF, उसमें DSC इनकोडर है, DSC वॉच रिसीवर है, हाँ। उसके बाद उसमें क्या है, RTV एडेड है। तो इस जहाज़ पे क्या है, VHF फिटेड है। अब इसके बाद देखो, जो पोर्टेबल VHF की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक ना, यहाँ पे देखो नंबर 5 पे 2 वे VHF रेडियो टेलीफोन अपरेटस, तो इसमें कितना लिखा है, 3 पोर्टेबल 2 वे VHF रेडियो अपरेटस कितना है, 3। अब बोलो कि 3 क्यों हुआ हमारे जहाज़ पे, क्योंकि जो इस जहाज़ का GRT है वो 500 GRT से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट्स में लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे ग्रॉस टनेज क्या लिखा हुआ है, 91971। तो 500 ग्रॉस टनेज या उससे ज़्यादा है, उस पर कितने रिक्वायरमेंट्स है, 3 पोर्टेबल VHF रेडियो एज पर 16 चैप्टर 3 रेगुलेशन 6 कम्युनिकेशन। ये देखो ये है वो तीनों पोर्टेबल रेडियोस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और इसके साथ में क्या देता है, उसका एक स्पेयर बैटरीज भी होते हैं तीनों के लिए, क्योंकि जब हम लोगों को सपोज इमरजेंसी हुआ तो हम लोग जो फिक्स VHF है उसे तो लेके जा नहीं सकते, तो इसलिए 3 पोर्टेबल VHF रेडियो दिया है इन केस ऑफ डिस्ट्रेस। जब हम लोग जहाज़ को अबंडन कर रहे होंगे तो उसमें हम इन तीनों को पोर्टेबल रेडियो को लेके जाएंगे, और साथ में ये 3 बैटरीज भी इसका स्पेयर रहता है। अब देखो ये जो है *3, ये जहाँ पे भी रखा होता है वहाँ पे जो आईओमओ सिंबल्स होते हैं वो फिटेड होंगे। जैसे ये क्या बनाया है, ये सपोज करो एक VHF है, ठीक है, उसका इसने ऐसे करके क्या दिखाया है, एंटीना दिखाया है, और उसमें फिर एक ऊपर का सिग्नल है, एक डाउन एरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 वे है, और यहाँ पे ऐसे करके जो है वो VHF रेडियो वेव्स दिखा रहा है। अब हम लोगों से कोई पूछता है कि हम लोग जो VHF है उसका यूज़ क्या है, आखिर फिटेड क्यों है, तो अभी हमने बात किया था कि जो भी शॉर्ट रेंज टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग, वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग VHF का यूज़ करते हैं। लेकिन प्राइमरी पर्पस क्या है VHF का, वो है डिस्ट्रेस अलर्ट और डिस्ट्रेस कॉल। हो सकता है डिस्ट्रेस, अर्जेंसी और जो सेफ्टी कॉल होते हैं वो भी कर सकते हो, बट जो प्राइमरी क्या है उसका वो है डिस्ट्रेस। आप सपोज करो कि सबसे पहले VHF को यूज़ कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले अलर्ट भेजना होता है चैनल 70 पे, ठीक है। अगर सपोज करो डिस्ट्रेस का सिचुएशन हो गया तब उसके बाद कॉल करना पड़ता है हमें 16 पर, उसके बाद हमें मैसेज पास करना पड़ता है चैनल 16 पर। तो चैनल 70 पे जैसे हमने अलर्ट भेज दिया, ठीक है, उसके बाद हम कॉल करेंगे चैनल 16 पे। अगर कॉल करना है तो कैसे वो मैसेज पास होता है, जैसे जो डिस्ट्रेस है उसके लिए जो वर्ड मेंशन किया गया है वो है मेडे, तो हमें मेडे को 3 टाइम रिपीट्स करना होता है। तो सपोज करो इसमें लिखा है क्या, मेडे मेडे मेडे, तो वो 3 टाइम हमें रिपीट्स करना है। उसके बाद फिर अपना जो भी जहाज़ डिस्ट्रेस में है उसका नाम लेना होता है, दिस इज़ मोटर वेसल XYZ,
तो अपना नाम जो है ना वो भी आपको 3 टाइम्स मेंशन करना होगा, ठीक है। तो लिखो कि आपको बोलना है दिस इज मोटर वेसल एक्स वाई जेड, मोटर वेसल एक्स वाई जेड, मोटर वेसल एक्स वाई जेड। फिर अपना आइडेंटिटी दो, जैसे कॉल साइन MMSI। और जब भी आप इस मैसेज को VHF पे बोल रहे होते हैं तो वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ स्लोली होना चाहिए, ताकि जो भी चैनल 16 पे वॉच कर रहे हैं वो आपकी आवाज़ को सुन सके। आप सपोज करो कि आपने कॉल कर दिया और किसी एक जहाज़ ने उसे एक्नॉलेज कर दिया। उस केस में वो आपने जो भी अलर्ट भेजा था उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया, तो आप कैसे मैसेज पास करोगे उसका? जब हम लोग मैसेज करते हैं ना तो फिर मेडे को 3 टाइम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक स्टेशन, चाहे वो कोस्ट स्टेशन हो या नियर बाई शिप्स हो, अगर उन्होंने हमें एक्नॉलेज किया है हमारे मेडे कॉल को, जो भी डिस्ट्रेस अलर्ट भेजा है, तो सिर्फ अब हमें मैसेज पास करना होगा RT16 पे। वो हम कैसे पास करेंगे? सबसे पहले बोलना होगा मेडे, फिर अपना नाम बोलोगे जो भी जहाज़ है, मोटर वेसल XYZ, अपना कॉल साइन और MMSI फिर से मेंशन करो। फिर आप अपने पोजीशंस को उनको आइडेंटिफाई करो। फिर नेचर ऑफ डिस्ट्रेस क्या है और आपको असिस्टेंस कैसा रिक्वायर्ड है वो बोलो, और कोई भी अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें पास करना होता है। तो ये हो गया उसका मैसेज का फॉर्मेट। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। सपोज करो कि अभी हमने बोला कि हम लोगों को अगर अपना जहाज डिस्ट्रेस में है तो हम पहले क्या करेंगे, चैनल 70 पे डिस्ट्रेस अलर्ट भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 16 पे कॉल कर रहे हैं और किसी ने एक्नॉलेज किया तो फिर 16 पे हम लोग उसको मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज कर देते हैं कि सपोज करो दूसरा जहाज़ डिस्ट्रेस अलर्ट भेज रहा है और कॉल कर रहा है, तो उसको आप एक्नॉलेज कैसे करोगे? तो अगर आप RT का यूज़ कर रहे हो, RT कहने का मतलब क्या हुआ, चैनल 16 पे आप अगर एक्नॉलेज करना है तो हमेशा 16 पे ही एक्नॉलेज करना है। क्यों? क्योंकि 16 को डेडिकेटेड रखा गया है डिस्ट्रेस चैनल्स के रूप में। तो हमें बोलना होगा मेडे, यहाँ पे रिपीट नहीं करना 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो बोलना है मेडे और फिर अपने जहाज़ का नाम लो कि मोटर वेसल XYZ। क्योंकि अभी सपोज करो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने जहाज़ का नाम लेंगे, अपना कॉल साइन, अपना MMSI। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक मिस्टेक्स कर दिया यार। यहाँ पे सबसे पहले जो जो भी स्टेशन से जब कॉल आ रहा था, डिस्ट्रेस अलर्ट आया, फिर डिस्ट्रेस कॉल आया, तो उसमें उनका जहाज़ का नाम आएगा ना। तो सपोज करो कि उस जहाज़ ने भी भेजा, उनका नाम था XYZ, ठीक ना। तो सबसे पहले उनका नाम मेंशन करना है। हमें क्या बोलना होगा, मेडे, और जो डिस्ट्रेस वेसल्स है उसका नाम मेंशन करो, उनका कॉल साइन, उनका MMSI ऐड करो। तो मेडे, मोटर वेसल XYZ, XYZ क्या है, जो जहाज़ अभी डिस्ट्रेस में है, उनका कॉल साइन, उनका MMSI। और फिर यहाँ पे आएगा कि दिस इज़ मोटर वेसल ABC। तो ABC यहाँ पे अपना जहाज़ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, उनके जो डिस्ट्रेस है कॉल है उसको हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। जो भी डिस्ट्रेस को उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो अपने जहाज़ का नाम ABC है, तो लास्ट में आएगा वो होगा मोटर वेसल ABC, या जो भी स्टेशन है तो उनका नाम आएगा। फिर क्या लिखना, उन्हें बोलना है रिसीव्ड मेडे। फिर यहाँ से मैसेज ओवर हो जाता है, फिर आपके बीच में कम्युनिकेशंस स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट हो गया सिर्फ RT में, कि RT में हम लोग कैसे करेंगे। वही अगर NBDP पे करते हैं तो जहाँ पे दिस है उसके जगह पे सिर्फ DE हमें लिखना होता है, और जो रिसीव्ड है उसकी जगह पे RRR टाइप करना होता है बस। इसके सिवाय और कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं NBDP में। बाकी सेम है, NBDP में भी सेम ही लिखना पड़ेगा आपको, मेडे, मोटर वेसल XYZ, कॉल साइन, MMSI। हाँ, सिर्फ दिस की जगह पे DE लिखना है और रिसीव की जगह पे RRR लिखना है। तो ये हम लोग बात किए किसका, हम लोग कैसे डिस्ट्रेस कॉल करेंगे और कैसे हम लोग किसी डिस्ट्रेस कॉल को एक्नॉलेज करेंगे। आप समझो कि दो जहाज़, एक जहाज़ जो डिस्ट्रेस में था, ठीक है, उसको किसी दूसरे ने एक्नॉलेज कर लिया और दोनों के बीच में डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन अभी चल रहा है। उस सिचुएशन में
एक तीसरा जहाज है, ठीक है, वो बीच में आकर के अननेसेसरी किसी को बुला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बोला जाता है कि इम्पोज साइलेंस ऑन अ स्टेशन विच इंटरफेयर विद द डिस्ट्रेस ट्रैफिक। अब डिस्ट्रेस ट्रैफिक क्या हुआ कि जब एक जहाज़, जो कि अभी हम लोग एग्जांपल में ये लिए थे XYZ, अगर वो डिस्ट्रेस में था और अपना जहाज़ जो ABC है, तो उसने हम लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया, तो उस सिचुएशन में एक तीसरा जहाज़ आता है जो अननेसेसरी क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है डिस्ट्रेस ट्रैफिक को। तो अगर हम लोगों को उसको बोलना है, जो भी, चाहे वो जहाज़ एक हो या 10-20 और जहाज़ हो, अगर हमें साइलेंस इम्पोज करना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे उसको? आरटी पे बोलना है तो उसका जो वर्ड है, जैसे डिस्ट्रेस के लिए मेडे यूज़ करते हैं, वैसे ही आरटी पे साइलेंस इम्पोज करने के लिए हम लोग सीलोंस मेडे का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एनबीडीपी पे करना है तो उसे बोलते हैं साइलेंस मेडे। अब सपोज करो कि हम लोगों ने उस जहाज़ को रेस्क्यू कर लिया, वहाँ के जो भी है उनको हेल्प कर दिया। अभी 16 पे क्या था, चैनल 16 पे सीलोन्स मेडे कर दिया था हम लोगों ने कि कोई भी बात नहीं करेगा अभी चैनल 16 पे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रेस ट्रैफिक चल रहा है। आप सपोज करो कि डिस्ट्रेस जो ट्रैफिक है वो सीज हो गया, मतलब कि डिस्ट्रेस अब ख़त्म है, उन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया, अच्छा है जो भी है, अब नॉर्मल ऑपरेशन करना है। तो अगर हम लोग रेडियो टेलीफोनी की बात करते हैं तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। वो कैसे हम लोगों को मैसेज पास करना है? आरटी के फ्रीक्वेंसी पे मेडे ऑल स्टेशन, ऑल स्टेशन, ऑल स्टेशन, वो 3 टाइम्स ही बोल रहा है जो ऑल स्टेशन है। फिर लिखो दिस इज नेम ऑफ स्टेशन सेंडिंग मैसेज। अब जैसे कि हम लोग सपोज करो कि मैसेज को पास ऑन कर रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग ही वो थे जिन्होंने साइलेंस को इम्पोज किया था। तो अब हम लोग उसको साइलेंस को क्या कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस ट्रैफिक ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल वास पे आ जाते हैं 16 पे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, मोटर वेसल ABC, मोटर वेसल ABC, मोटर वेसल ABC, फिर अपना कॉल साइन लेंगे, ठीक है, और टाइम दे देंगे उसको कि कौन से टाइम पे हम लोग ये मैसेज को वो मतलब कि सीज कर रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रैफिक है वो ख़त्म हो गया। तो सपोज करो कि 1000 1000 UTC पे हम लोगों ने ट्रांसमिट किया, तो नॉर्मली जो भी कम्युनिकेशन है वो UTC में भी लिख राइट नोट डाउन करना होता है। तो सपोज करो कि 1000 UTC पे हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उस अपना MMSI नेम कॉल साइन ऑफ मोबाइल स्टेशन विच आर इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे अभी XYZ जो था वो डिस्ट्रेस में था, तो अभी हम लोगों को हमने बोलना पड़ेगा कि 1000 UTC उस जहाज़ का नाम लो, मोटर वेसल XYZ, कॉल साइन MMSI, विच वाज इन डिस्ट्रेस सीलोन्स फिनी। यानी कि जो आरटी फ्रिक्वेंसीज पे जो भी साइलेंस मेंटेन किए थे, जो हम लोगों ने साइलेंस इम्पोज किया था, अब उसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, सीलोन्स सीलोन्स फिनी के नाम से बोलते हैं। अगर एक ब्रीफ ले लेते हैं कि अगर हमने आरटी पे इम्पोज करना है साइलेंस तो वो होता है सीलोन्स मेडे, ठीक है। और अगर हम लोगों को आरटी पे क्या बोलते हो, ब्रेक करना है अगर साइलेंस को, तो उसको हम लोग सीलोन्स फिनी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। एनबीडीपी पे भी सेम ही है। अगर एनबीडीपी पे हम लोग इसे सीज कर रहे हैं तो सेम ही है फॉर्मेट, बस उसमें ऑल स्टेशन की जगह CQ आएगा और डिसीज की जगह DE आएगा, जो कि अभी हम लोग एक्नॉलेजमेंट में भी बात किए थे। बट एनबीडीपी में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग सीलोन्स फिनी यूज़ किए हैं, वहाँ पे साइलेंस फिनी यूज़ करेंगे। सेम ऐसा ही हुआ था यहाँ पे। देखो कि जब हम लोग इम्पोज कर रहे थे साइलेंस एनबीडीपी पे, तो हमने क्या बोला था, साइलेंस मेडे। बट जो हम लोग साइलेंस ब्रेक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइलेंस फिनी। किसके केस में? एनबीडीपी के केस में। तो ये भी MCQ में कई बार पूछा जाता है हम लोग को एग्जाम में। अब समझो कि हम लोगों ने क्या किया कि गलती से डिस्ट्रेस अलर्ट हमने भेज दिया, ठीक है, या डिस्ट्रेस कॉल कर दिया किसी को, तो उस केस में हमें उसे कैसे कैंसिल करना है। तो उसका फॉर्मेट है जो आरटी पे आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा इस मैसेज को। ऑल स्टेशन कितने बार टाइप करना है, बोलना है हमें 3 टाइम्स, नेम ऑफ वेसल्स।
जिसने भी फॉल्स डिस्ट्रेस अलर्ट को सेंड किया था, उस जहाज़ का नाम 3 टाइम्स, उसका कॉल साइन MMSI, और फिर वो वर्ड मेंशन करना है कि प्लीज़ कैंसिल माय डिस्ट्रेस अलर्ट ऑफ टाइम इन UTC। क्योंकि जो आप डिस्ट्रेस अलर्ट सेंड करते हैं तो उसमें वो एक UTC टाइम ऑटोमेटिक वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। जो भी नियर बाई शिप्स है वो अलर्ट में दिखेगा आपको कि ये टाइम था, तो उस टाइम को आपको मेंशन करना है। तो सपोज करो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉल्स डिस्ट्रेस अलर्ट भेज दिया था और अपने जहाज़ का नाम क्या था, ABC। तो यहाँ हम लोग मैसेज पास करेंगे, ऑल स्टेशंस ऑल स्टेशंस ऑल स्टेशंस, दिस इज मोटर वेसल ABC, मोटर वेसल ABC, मोटर वेसल ABC, फिर कॉल साइन MMSI अपना बोल दो, और फिर क्या बोलना है, प्लीज़ कैंसल माई डिस्ट्रेस अलर्ट ऑफ टाइम इन UTC। तो क्या था, सपोज करो कि 10 o'clock UTC पे भेजा, तो ऐसे बोलना है कि प्लीज़ कैंसल माई डिस्ट्रेस अलर्ट ऑफ 1000 आवर्स UTC 1000 UTC। ये भी कई बार आता है, वो शायद हम लोगों से पूछते हैं GMDSS के एग्ज़ाम में। आप सपोज करो हम लोगों से पूछते हैं कोई कि विन शिप ट्रांसमिट ए डिस्ट्रेस रिले कॉल, ठीक है, यह जो डिस्ट्रेस रिले अलर्ट है या रिले कॉल है, तो वो कब भेजा जाता है, ये भी हम लोगों को पूछा जाता है। तो उसके दो ही सिचुएशन है, ठीक है, कब कब कोई भी जहाज़ डिस्ट्रेस रिले जो है कर सकता है। पहला उसका कंडीशन क्या है, ऑन रिसीविंग ए डिस्ट्रेस अलर्ट ऑन ए HF चैनल विच इज़ नॉट एक्नॉलेज बाई ए कोस्ट स्टेशन विद इन 5 मिनट्स। तो अगर सपोज करो कि कोई हाई फ्रीक्वेंसी के चैनल्स पे डिस्ट्रेस अलर्ट आ रहा है और हम लोग 5 मिनट तक वेट किए और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है किसी भी कोस्ट स्टेशन ने नहीं किया, तो उस सिनेरियो में जो डिस्ट्रेस रिले कॉल शुड बी एड्रेस टू अप्रोप्रिएट कोस्ट स्टेशन। तो जो भी नियर बाई कोस्ट स्टेशन है हम लोग उस डिस्ट्रेस अलर्ट को क्या करेंगे, रिले कर देंगे। सेकेंड क्या बोलते हैं, ऑन नोइंग दैट अनदर शिप इन डिस्ट्रेस इज नॉट इटसेल्फ एबल टू ट्रांसमिट द डिस्ट्रेस अलर्ट एंड द मास्टर ऑफ द शिप कंसिडर दैट द फर्दर हेल्प इज नेसेसरी, द डिस्ट्रेस रिले कॉल शुड बी एड्रेस टू ऑल शिप्स और टू द अप्रोप्रिएट कोस्ट स्टेशन। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि हम लोग जिस शिप पे हैं तो मास्टर ने ये डिसाइड किया कि सामने कोई से जहाज़ है जो उन्हें ऐसा दिखा कि अब वो लोग डिस्ट्रेस में है बट वो लोग ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रेस अलर्ट हो या हेल्प के लिए नहीं बोल पा रहे, या सडनली आपने कुछ ऐसा देख लिया अनहोनी जो कि आपको सिर्फ आपने उसको देखा, वो लोग ट्रांसमिट नहीं कर पाया, तो उस सिनेरियो में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रेस रिले करते हैं। अब सेकेंड पूछता है कि विल यू रिले DSC डिस्ट्रेस रिले कॉल ऑन रिसिप्ट ऑफ ए DSC डिस्ट्रेस अलर्ट ऑन आइडर VHF और MF चैनल, ठीक है। तो अगर सर्वेयर्स पूछते हैं MMD एग्ज़ाम्स, जो भी GMDSS के एग्ज़ाम में या MMD के एग्ज़ाम्स ओरल्स में भी पूछ सकते हैं कि अगर VHF पे या MF पे हम लोगों को जो डिस्ट्रेस अलर्ट आ रहा है या डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है तो क्या आप उसको रिले करोगे, तो अपना आंसर होना चाहिए नो। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला गया है या रिटन में है कि जब HF फ्रीक्वेंसी पे क्या, जब सिर्फ HF फ्रीक्वेंसीज पे डिस्ट्रेस अलर्ट या कॉल आएगा सिर्फ हम लोग उसको ही रिले कर सकते हैं, बट जो VHF है या MF पे है हमें उसको रिले करना नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विल यू ट्रांसमिट डिस्ट्रेस अलर्ट, डिस्ट्रेस एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्ट्रेस रिले कॉल्स विदाउट द मास्टर परमिशन। अब हम लोगों को सर्विस क्या होता है, कई बार ट्रिकी ऐसे पूछते रहते हैं कि तो जो भी हो डिस्ट्रेस से रिलेटेड अलर्ट हो, एक्नॉलेजमेंट हो या रिले हो, क्या आप बिना मास्टर के परमिशन के करोगे, तो हमें आंसर करना है नो। जो भी हम मैसेज ट्रांसमिट करेंगे वो विद द परमिशन ऑफ मास्टर्स ही होना चाहिए। क्योंकि जहाज़ का ओवरऑल इंचार्ज जो है वो मास्टर ही है, तो जहाँ से कोई भी कम्युनिकेशंस बाहर होगा, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेता है, वो सिर्फ मास्टर ही है। इसलिए हम लोग कभी भी खुद से एक्शन नहीं लेना, सीधा मास्टर को इन्फॉर्म करना है। अब ये देखो इसमें क्या लिखा है कि जो VHF है, ठीक है, आप VHF पे हो या MFHF पे हो,
अगर आपको डीएससी डिस्ट्रेस अलर्ट आता है तो आप क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। आप सपोज करो सिनेरियो एक में बात करते हैं कि हम लोगों को डीएससी डिस्ट्रेस अलर्ट रिसीव हुआ, अलर्ट आ रहा है अपने जहाज़ पे, वो जो वीएचएफ है वो टीटी का आवाज़ कर रहा है उस पर। जब भी कोई भी डिस्ट्रेस आता है अलर्ट, तो जो वीएचएफ है ना उस पर साउंड भी बीप करेगा और उस पर एक लाइट सिग्नल्स भी होता है जो कि ब्लिंक करना स्टार्ट करता है। तो आप समझो कि डिस्ट्रेस अलर्ट आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें लिसन करना है ऑन वीएचएफ चैनल 16 एंड 2182 किलोहर्ट्ज़ फॉर 5 मिनट्स। तो कम से कम 5 मिनट के लिए हम लोगों को, अगर वीएचएफ पे हमें आया है सपोज करो डिस्ट्रेस अलर्ट, तो हम चैनल 16 पे वॉच करेंगे, सुनते रहेंगे कि क्या कोई डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। अगर एम एफ एच एफ पे आया है, सॉरी एच एफ यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एम एफ पे आया है, यानी कि एम एफ का फ्रीक्वेंसी क्या है 2187.5 किलोहर्ट्ज़, तो उस केस में उसका आर टी है 2182, तो 2182 किलोहर्ट्ज़ पे हम लोग वॉच करेंगे। अगर अब बात करता है कि फिर कि इस अलर्ट एक्नॉलेज बाय कोस्ट स्टेशन और आरसीसी, तो नॉर्मली जो अगर वीएचएफ या एमएफ के रेंज में है तो सबसे पहले जो एक्नॉलेज करता है कॉल को वो आरसीसी ही है, या जो नियर बाई कोस्ट स्टेशन है। अगर उसका आंसर है यस कि हाँ उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, तो फिर एक पॉइंट आता है कि क्या जो अपना जहाज़ है वो असिस्ट करने में एबल है, क्या हम लोग उतने पास हैं कि जो कम समय में हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। सपोज़ करो कि नो, हम लोग नहीं जा सकते, मे बी हम लोग काफ़ी दूर हैं, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ जो भी डिटेल्स आया उसको हम लोग लॉग कर देना है, यानी कि जो GMDSS लॉग बुक होता है उसमें एंट्री करना है और फिर सिस्टम को रीसेट कर देना। लेकिन थोड़ा सा पीछे आओ, अगर इस सिचुएशन में अगर अपना जहाज़ क्या है हम लोग असिस्ट कर सकते हैं। सपोज़ करो कि वो बहुत ही पास था, जिस जहाज़ ने अभी डिस्ट्रेस अलर्ट सेंड किया था वो काफ़ी पास है, तो हम लोगों को भी क्या करना है कि उसे एक्नॉलेज करना है अलर्ट को बाय आरटी टू द शिप इन डिस्ट्रेस ऑन चैनल 16 और 2182, ठीक है। 16 पे कब, क्योंकि वो पास में था वीएचएफ रेंज में, और अगर सपोज करो थोड़ा दूर था तो एमएफ के रेंज पे जो उसका आरटी है 2182 किलोहर्ट्ज़, उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। अभी आपको बताया था कि एक्नॉलेज करने के लिए हम लोगों को कैसे, जो चैनल 16 पे हम लोगों को यानी कि आरटी फ्रीक्वेंसी पे कैसे एक्नॉलेज करते हैं किसी भी डिस्ट्रेस अलर्ट को। अब उसके बाद एक्नॉलेज किया तो जो भी कोस्ट स्टेशन है और आरसीसी है उनको इन्फॉर्म कर दो कि सो एंड सो शिप्स क्या है अभी हम लोग को नियर्स बाई में है, तो आपका क्या वो है, क्योंकि हमने डिस्ट्रेस अलर्ट को एक्नॉलेज किया। और फिर जो भी कम्युनिकेशंस हो रहा है उसको हम लोगों को लॉग करना होता है GMDSS लॉग बुक में। अब इसके पहले सपोज करो कि यहाँ पे कोस्ट स्टेशन ने क्या किया है, उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया, ठीक है, एक्नॉलेज ही नहीं किया, वो लोग जो भी रीजन से वो एक्नॉलेज नहीं कर, तो हमें सुनना है चैनल 16 पे हम लोग वॉच रख रहे हैं, एमएफ चैनल RT 2182 पे वॉच रख रहे हैं, तो क्या जो डिस्ट्रेस ट्रैफिक जो है वो प्रोग्रेस में है। अगर हाँ, सपोज करो कि वो अभी भी डिस्ट्रेस किसी के बीच में बातें हो रही है, तो उस केस में भी हमें सोचना है कि क्या अपना जहाज़ रेस्क्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, और फिर सेम ही एक्शन लेना है। बट इन केस अगर सपोज करो कि अभी नहीं हो रहा है, क्या वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रेस ट्रैफिक नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको अलर्ट तो रिसीव हुआ, फिर आपने देखा कि कोस्ट रेडियो स्टेशन ने भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया उसके डिस्ट्रेस कॉल को, तो उस केस में द DSC डिस्ट्रेस कॉल कंटिन्यूइंग, तो क्या जो डिस्ट्रेस कॉल है वो हो रहा है कि नहीं, मतलब कि वो जो है अपने आरटी का यूज़ करके आरटी फ्रीक्वेंसी पे क्या वो डिस्ट्रेस कॉल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी कोस्ट स्टेशन है उनको हम लोगों को इन्फॉर्म करना होता है कि अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन था, डिस्ट्रेस अलर्ट आ रहा था पर कोई भी 5 मिनट्स हो गए और अब वहाँ से कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं आ रहा है। इन केस अगर वो डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है, डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है का मतलब क्या है कि उनके जो भी उस जहाज़ ने डिस्ट्रेस कॉल भेजा उसको अभी तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, वो अभी भी VHF पे या एमएफ पे डिस्ट्रेस कॉल किए जा रहे हैं, तो हम लोग उस कॉल को क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा आरटी पे या 2182 एमएफ के आरटी पे, और फिर हमें कोस्ट स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट ये इसका वही है सिनेरियो कि अगर अपना जहाज़ उसे
क्या बोलते हो, अगर हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं हमें तभी एक्नॉलेज करना, वरना नहीं करना। और वैसे भी वो मास्टर के ऊपर है, जो भी मास्टर का डिसीजन होगा हम लोगों को वो फॉलो करना है। अब सेकेंड आता है क्या, एच के केस में। तो एच के केस में भी सेम ही है कि अगर सपोज करो एच पे हमें DSC अलर्ट आया, ठीक है, तो उसका जो कॉरस्पेंडिंग NBDP और जो RT फ्रीक्वेंसी है उस पर हम लोगों को क्या करना है, वॉच करना है। सेम अगर कोस्ट स्टेशन ने एक्नॉलेज किया नहीं किया, डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, या सपोज करो कि उस जहाज़ ने, एक जहाज़ जो डिस्ट्रेस अलर्ट सेंड किया पर कोस्ट स्टेशन ने एक्नॉलेज नहीं किया है और अभी डिस्ट्रेस कॉल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रेस रिले कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसमिट करेंगे डिस्ट्रेस रिले को ऑन HF टू कोस्ट स्टेशन एंड इन्फॉर्म RCC। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिले कर सकते हैं। जो HF है उस केस में हम लोग डिस्ट्रेस रिले कर सकते हैं, बट किसी और केस में नहीं कर सकते। HF और VHF के केस में डिस्ट्रेस को रिले नहीं कर सकते। बात बाकी इसमें सब सेम ही है जो लास्ट था VHF से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने VHF पे हम लोग डेली टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सपोज करो ये VHF है अपना नॉर्मल अभी वॉच कर रहा है 16 पे और DSC चैनल 70 पे। तो उस केस में क्या करना है, हमें सबसे पहले फंक्शन के बटन को प्रेस करना है। ये JRC का है, तो जिस भी जहाज़ पे JRC होंगे उस पर सेम ही होगा। तो फंक्शंस के बटन जो FUNC लिखा है उस पर हमें प्रेस करना है। ठीक है, अभी फंक्शन पे प्रेस किया तो एक मेन्यू ओपन होके आ जाता है। इसमें आप नंबर 8 पे देखोगे ना तो वो लिखा हुआ है टेस्ट। क्या लिखा गया है यहाँ पे, नंबर 8 पे टेस्ट, यानी कि जो आप नंबर 8 बटन है उसको आप प्रेस करो। जैसे ही नंबर 8 को आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन खोल ओपन होके आएगा जो होता है सेल्फ डायग्नोसिस। ठीक है, उसमें जो नंबर 1 है ट्रांस रिसीवर, हम लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि ये जो नॉब है, ठीक है, इस नॉब को हमें बस प्रेस करना होता है। पुश करेंगे जैसे इस पर तो वो नंबर 1 सेलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज करो कि इसमें हमने पुश किया तो ये जो ट्रांस रिसीवर्स है उसमें ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का। क्या आएगा, स्टार्ट चेकिंग ऑफ। तो इसमें हमें ऑल सेलेक्ट करना है। जैसे भी आप इस नॉब को ना जब रोटेट करोगे तो उस वो ALL ऑल सेलेक्ट करना है हमें। फिर उसके सिनेरियो में जैसे ऑल सेलेक्ट किया फिर इसे आप लोगों को एक बार फिर से प्रेस कर देना है। जैसे आपको इसे प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका VHF का सेल्फ टेस्ट करेगा, या बोलते हैं उसको क्या, डेली टेस्ट। तो इसमें क्या है, सारे सब कुछ चेक किया उसने, वो सारे ओके हैं। ये हो गया एक ऑप्शन, एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप मेन्यू बटन को प्रेस करो। ठीक है, अभी हम लोगों ने फंक्शंस बटन से किया था। अब दूसरा तरीका है मेन्यू बटन को हम लोगों को क्या करना है, प्रेस करना है। और जैसे ही मेन्यू बटन पे हम लोगों ने प्रेस किया उसके बाद ये जो एक मेन्यू क्या आएगा, मेन मेन्यू ओपन होके आ जाएगा हम लोगों को। तो जैसे ही मेन मेन्यू ओपन हो गया तो ये जो अपने पास नॉब था उसको रोटेट करके यहाँ पे आना है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे, ये जो मेंटेनेंस है ऑलमोस्ट हर एक इक्विपमेंट्स में होते ही है, तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस को सेलेक्ट करना है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया मेंटेनेंस मेन्यू को, उसमें नंबर 1 पे क्या आएगा, सेल्फ डायग्नोसिस। तो उस पर आपको यहाँ पे इंटर पुश करना है। ठीक है, आप सपोज करो कि आपका सेल्फ डायग्नोसिस आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसमें सेम ही आएगा ट्रांस रिसीवर आएगा, उसमें भी आपको यहाँ पे जो नॉब है उस पर प्रेस करो तो ट्रांस रिसीवर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉब को रोटेट करके ऑल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसको फिर से इंटर कर दो, पुश करो, तो उस सिनेरियो में ये पूरा चेक कर देगा ऑल ओके। तो ऐसे करके हम लोग इसका डेली टेस्ट करते हैं।